जिनके सफर खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। साल 1990 को वाटरशेड मोमेंट के नाम से जाना जाता है। वाटरशेड यानी वो क्षण जहां से कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। इस साल लागू हुआ मंडल आयोग और इसने लागू होते ही देश की राजनीति को दो भागों में बांट दिया। एक मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने से पहले की राजनीति और दूसरी उसके बाद की। 1989 में जनता दल के गठबंधन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ये दूसरा मौका था जब आजादी के बाद गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। सवर्ण नौजवानों की भीड़ सड़कों पर निकल आई। वीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन हाय हाय के नारे लगने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगह हिंसक झड़प हुई। आखिर ऐसा क्या था मंडल कमीशन में जिसके लागू होने के बाद देश में ऐसा भूचाल आया जिसके झटके आज तक महसूस किए जाते हैं। आज के एपिसोड में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात होगी साल 1990 की। सबसे पहले मंडल आयोग के पूरे बैकग्राउंड को समझ लीजिए। देश में इमरजेंसी लागू होने के 21 महीने बाद जनता पार्टी ने जीत हासिल कर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। देसाई सरकार ने कांग्रेस सरकार को भंग करके विधानसभा चुनाव कराए। इसमें भी जनता पार्टी की जीत हुई। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और वे बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सीएम बनते ही उन्होंने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया। इसके बाद केंद्रीय सेवाओं में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी। हालांकि ये मामला नेहरू के समय ही आया था, जब नेहरू सरकार ने 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसे नाम दिया गया काका कालेलकर आयोग, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बाद मोरारजी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। तब बीपी मंडल बिहार के मधेपुरा से सांसद थे। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि देश में कुल 3743 पिछड़ी जातियां हैं, जो कि देश की आबादी का लगभग 52% है। लेकिन देश में 1931 के बाद से जातिवार जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए 1931 की जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई थी। एक बार फिर से मंडल आयोग की सिफारिशें सिर्फ फाइल्स में सिमट कर रह गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी पीएम बने, लेकिन उनके कार्यकाल में भी मंडल के सिफारिश की फाइल धूल फांकती रही। फिर आया वीपी सिंह का राज। वीपी सिंह का जादू उस वक्त जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था। आखिर उन्होंने ही बोफोर्स घोटाले को उजागर कर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। राजा मांडा के नाम से मशहूर वीपी सिंह नौजवानों की उम्मीद बने हुए थे। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। यानी अब मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक देश में अनुसूचित जातियों का 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5% और ओबीसी का 27% आरक्षण लागू होने से कुल आरक्षण 49.5% हो गया था। हालांकि वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिर्फ 2 सिफारिशों को ही लागू किया, जिसमें शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की बात थी, जबकि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंट में सिफारिशें की थी, लेकिन उन्हें लागू ही नहीं किया गया। वीपी सिंह भले ही मंडल आयोग की सारी सिफारिशें ना लागू कर पाए,
लेकिन उन्होंने 2 सिफारिशों को लागू करके भी एक क्रांतिकारी काम किया था। वीपी सिंह ने तब अपने भाषण में कहा था, हमने मंडल रूपी बच्चा माँ के पेट से बाहर निकाल दिया। अब कोई माई का लाल इसे माँ के पेट में नहीं डाल सकता। ये बच्चा अब प्रोग्रेस ही करेगा। मंडल से राजनीति का ग्रामर बदल गया और एक चेतना डिप्राइव्ड सेक्शन में आई, जो पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे, उनको एक कॉन्शियसनेस आई। हम समझते हैं ये कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल पार्टी या इंडिविजुअल लीडर से बड़ी चीज आई। हो सकता है कोई एक पिछड़ा वर्ग का नेता इलेक्शन हारे या जीते, लेकिन उस पर ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मंडल सफल हुआ या विफल, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का सोशल कंपोजिशन देखें तो वह बदल रहा है। पार्टी कोई भी हो, डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग बॉडीज का सोशल कंपोजिशन बदल गया है। बहुजन समाज की राजनीति करने वाली पार्टियों ने भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाने के लिए खूब आंदोलन किया। लालू प्रसाद यादव से लेकर रामविलास पासवान तक, शरद यादव से लेकर कांशीराम और मायावती तक दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की पैरवी करने वाले ये नेता लगातार दबाव डाल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर पूरे देश में कमीशन लागू होने के विरोध की आग भड़क रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय समेत देश के 22 कॉलेजों के छात्र आरक्षण के मुद्दे पर सड़कों पर निकल आए। आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई, उतना ही उग्र होता गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठी, गोली और आंसू गैस का सहारा लिया तो सड़कें खून से लाल होने लगी। सवर्ण तबके के छात्रों ने वीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन डाउन डाउन के नारे लगाने शुरू कर दिए। कई छात्रों ने विरोध में खुद को आग लगा दिया। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता बने राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। उसे गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया। वीपी सिंह की सरकार को बाहर से सशर्त समर्थन देने वाली बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी राजीव गोस्वामी से मिलने एम्स अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्हें अगड़ी जाति के नौजवानों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। लालकृष्ण आडवाणी तब भाजपा के कद्दावर नेता थे। वो जान गए थे कि वीपी सिंह पिछड़े वर्ग के वोट को साध कर सत्ता का मार्ग तलाश रहे हैं। इसी बीच वीपी सिंह ने भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्ड खेला और अपनी नीयत भी जाहिर कर दी। आडवाणी ने वक्त की नज़ाकत को भांपा और उसके बाद मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार नहीं करने पर समर्थन वापसी का भी दबाव बनाया। हालांकि बीजेपी इस मसले पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पाई। लेफ्ट पार्टियों की स्थिति भी बीजेपी जैसी ही रही। सीपीआई ने आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन सीपीएम को इस मसले पर स्टैंड लेते लेते काफी वक्त लग गया। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ने लगा। नवंबर आते आते बीजेपी ने वीपी सिंह को नेशनल फ्रंट की सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसी मंडल कमीशन से कई नए नेता उभरे, जिनकी पहचान की बुनियाद जातिवादी वोट बैंक पर टिकी थी। आरक्षण का तीर उनके लिए वोट बैंक का ब्रह्मास्त्र बन गया। लालू, मुलायम, मायावती, रामविलास पासवान जैसे नेता क्षेत्रीय क्षत्रप बनते चले गए। वक्त के साथ लालू और मुलायम मजबूत होते गए और अपने अपने राज्य में ये नेता पिछड़ों की राजनीति से पलायन करते करते सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की राजनीति करने लगे। 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। ये साल बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। लालू प्रसाद ने राज्य के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जनता दल विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार थे, लालू प्रसाद यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा। इन दावेदारों के बीच चुनाव हुआ और लालू प्रसाद यादव ने 58 वोट पाकर अपनी जीत पक्की कर ली। गांधी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही लालू प्रसाद यादव ने सरकार और सत्ता के अभिजात चेहरे को पलटने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो अपनी खास शैली में लोगों से संवाद करते, गांव गिरांव के अपने बीच का आदमी होने का वह एहसास कराते। सत्ता प्रतिष्ठान का चेहरा और मुहावरा दोनों ही बदल गया था।
विधानसभा की संरचना में भी बड़ा बदलाव आया। केंद्र में जब वीपी सिंह की सरकार गिरी तो बिहार में लालू प्रसाद यादव अपना किला बचाने के लिए बड़ा दांव खेल गए। उन दिनों प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे इंदर सिंह नामधारी लालू के समर्थन में आ गए और बीजेपी में टूट हो गई। नामधारी का गुट लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आया और इस तरह लालू ने अपनी कुर्सी बचा ली। यहीं से लालू ने अपनी सियासत का नया दांव खेला। कमंडल विरोध की राजनीति को लालू ने अपना मुख्य हथियार बनाया। लालू ने पिछड़े और मुस्लिम वोटों को मिलाकर एमवाई समीकरण का व्यू रचा और उसी के बल पर बिहार में 15 साल तक राज किया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल साल 1991 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इंसाइड जुलाई। नमस्कार।